हाँ जी यश, आपसे शुरू कर रहे हैं। पहले बच्चे मुझे करंट असेट का फॉर्मूला, सॉरी हाँ करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला बता दो क्या होगा। करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो कितनी होती है? 2:1। समय लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। डन यहाँ पर। अच्छा ये भी बता दो आइडल रेशियो क्या होगी इसकी? 1:1। अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो इसे क्या बोला जाएगा? वर्किंग कैपिटल बोला जाएगा। WC इक्वल टू CA माइनस CL होता है। ये बात भी समझ आ गई? पक्का? अब इसके बाद योग्यता, लिक्विड रेशियो के और दो नाम क्या है? और एक होगा क्विक रेशियो और एक होगा एसिड टेस्ट रेशियो। डन यहाँ पर। प्रीत सारे के सारे करंट एसेट की लिस्ट बता दो क्या क्या होंगी। हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लॉन्ग सॉरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म करंट निकाल रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में रह गया अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के नाम क्या थे? प्रीपेड और एक्रू। यहाँ पर बात समझ आई? इनमें दो चीजें राहुल ध्यान रखने वाली है, इस पूरी लिस्ट में दो बातें ध्यान रखने वाली है। कौन कौन सी दो बातें? इस पूरी लिस्ट में दो चीजें एक्सेप्शन में आ रही है। स्टार लगा था ना, वो स्टार किस किस पे लगा हुआ था? इन्वेंट्री पे क्या स्टार था? लूज टूल और स्पेयर पार्ट माइनस कर देना, और दूसरा उसमें से क्या माइनस कर देना? प्रोविजन माइनस कर देना। ये हो गई लिस्ट तैयार हमारी। अच्छा उसके बाद शुभम लिक्विड एसेट में कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे? लिक्विड एसेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? हाँ लिक्विड एसेट में से लिक्विड एसेट अगर निकालना है तो करंट एसेट सारे के सारे आएंगे। दो चीजें नहीं आएंगी। कौन सी दो चीजें? इन्वेंट्री नहीं आएंगी और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। बात समझ आई? करंट लायबिलिटीज की लिस्ट बता दो हेमंत। वेरी गुड। हाँ जी। कुछ ऐसी लायबिलिटी जो पता होंगी उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग। कुछ ऐसी लायबिलिटी जो पता तो है होंगी बट अमाउंट नहीं पता तो उसे क्या बोलोगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग से शुरू होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे खत्म होगा, और बीच में दो चीजें आएंगी। पहला कॉमन है ट्रेड पेबल, और बाकी फालतू वाली चीजें अदर में डाल देना। धन्या। अब अदर के दो तीन एग्जांपल बता दो। कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फीस मिली हो एडवांस में यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और लॉन्ग टर्म लोन जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर कर देनी है हमने। डन। अच्छा एक दो एग्जांपल मुझे शॉर्ट टर्म बोरिंग की बता दो। बैंक लोन जिसकी जो 12 महीने के लिए ही लिया गया है। बैंक लोन जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करनी है वो नहीं, वो तो अदर में जाएगा। ऐसा बैंक लोन जो लिया ही 12 महीने के लिए था वो कहां पर आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो गया, यानी किसी दोस्त को बोला आपने कि पैसा दे दो, जब होगा मैं दे दूंगा अपने आप ही। डन यहाँ पर। अच्छा उसके बाद लास्ट रह गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन के नाम बता दो दो चार। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, प्रोविजन फॉर इंटरनेट चार्जेस, प्रोविजन फॉर टैक्सी, प्रोविजन फॉर, ठीक है ना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बस अमाउंट नहीं पता। ऐसी किसी भी चीज की पेमेंट करनी तो प्रोविजन बन जाएगा। डन। चलो अब ये बता दो बैलेंस शीट रेशो अच्छे से तैयार हो गई? एकदम अच्छे से? यस सर। एक पार्ट हुआ अभी, अब आते सॉल्वेंसी पर। ये तो एक पार्ट हुआ ना लिक्विडिटी वाला, अब आते सॉल्वेंसी पर। ठीक है, अभी खाली हमने लिक्विडिटी पढ़ा है, यानी करंट वाले पर फोकस किया, शॉर्ट टर्म वाले पर फोकस किया। अब बारी किसकी आती है? लॉन्ग टर्म वाले की। चलो, और लॉन्ग टर्म वाले को लिक्विडिटी कहते हैं राहुल या सॉल्वेंसी कहते हैं? सॉल्वेंसी कहेंगे। अब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा बड़ा सोचना। वहां दो रेशियो थी, यहां तीन होगी। ठीक है ना, वहां कितनी रेशियो थी? दो, करंट और लिक्विड, और यहां पर कितनी होंगी? तीन होंगी। अभी मैं इसी पार्ट को कवर कर रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी बाकी है। चलो आते हैं जरा यहां पर, ये पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। नाम बताओ जरा, पहली चीज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या आती है?
शेयर होल्डर फंड। और लाइबिलिटीज में दो नाम लाइबिलिटीज के बता दो क्या क्या होते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अच्छा, असेट्स के भी दो नाम होंगे, कौन से दो नाम होंगे? नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे। अब जो भी फॉर्मूला बनेगा बाकियों से बन जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिकली हम करंट की बात अब नहीं करेंगे। करें शुरू। पहली रेशो, पहली रेशो का नाम है डेट। डेट मतलब इसकी बात कर रही है, इसकी बात चल रही है। और इसे किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ करना है, शेयर होल्डर फंड के साथ। अच्छा, ये वर्टिकल एनालिसिस है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है? एक ही साल का डाटा कंपेयर किया जा रहा है, इसे क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में 2 ईयर का डाटा कंपेयर होता है। तो हम 2 ईयर का डाटा कंपेयर, सॉरी 1 ईयर का डाटा कंपेयर करें, आमने सामने, ये सामने वाली चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। नाम क्या रखते हैं इसका? इक्विटी या डेट, या डेट इक्विटी। नाम क्या? इक्विटी टू डेट या डेट टू इक्विटी? डेट टू इक्विटी। समझ आई बात? डेट टू इक्विटी रेशियो। डन। आगे बात करेंगे तो अगला नाम आ जाएगा आपके पास, टोटल असेट टू डेट रेशियो। छिपकली। नाम रख दो इसका, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो, यहां पर क्या होगा? इस साइड का जो टोटल आएगा, लास्ट में जो यहां पर टोटल आएगा, ठीक है ना, इसको कंपेयर करना है किसके साथ? डेट के साथ। इसके साथ कंपेयर करना है, टोटल को डेट के साथ कंपेयर करना है। ये दो बातें याद हो जाएंगी। पहला बताओ, फर्स्ट वाले का नाम क्या है, इसे देख के बताओ भैया। डेट टू इक्विटी रेशियो। और अगले का नाम क्या है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। जो पहले लिखा हुआ है डेट टू इक्विटी में, वो न्यूमरेटर में आएगा और बाद वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डेट अपॉन इक्विटी। और टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट का फॉर्मूला भी सेम है। टोटल एसेट पहले आएगा और डेट उसके बाद आ जाएगा। इसमें 100 नहीं होता, ये रेशियो में आता है 2:1, 3:1, 4:1, ऐसा। डन यहां पर। और लास्ट हमारे पास बच गया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। अब ये फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, बाकी तो नाम से याद हो जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला कैसे याद करोगे? ये याद रखना कि न्यूमरेटर में 1 आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? और ऊपर वाले जो दो फॉर्मूले लिखे थे आपने, इन दो फॉर्मूलेस को नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले को बस नीचे लिख करके मल्टीप्लाई कर देना, डेट डेट कट जाएगा। और इसके बाद ये इक्विटी वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट करके फॉर्मूला बन गया इक्विटी अपॉन में टोटल असेट। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब तीनों नाम याद हो जाएंगे, पक्का? चलो, क्या? हाँ, ये पांचों के पांचों ऐसे आएंगे, 2:1, 3:1, 4:1, ये ऐसा होगा। बट अगर मान लो कभी रिजल्ट ऐसा आ जाए 5/8, अब पेपर में 5:8 लिख करके मत आना, पहले पॉइंट में निकाल लेना कितना आ रहा है, 0 पॉइंट एक बार निकालना। ये आ रहा है 0.625 आ रहा है। ये इसका आंसर होगा सॉल्व करके, तो मतलब कैंसिल करके आंसर होगा। तो आप लिख कर क्या होगा? 0.625:1, इस तरीके से लिख करके आओगे, ठीक है ना। 5:8 लिख कर क्या है तो नालायको ये गलत हो जाएगा, 5:8 नहीं है, प्रोराटा नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद हमेशा नीचे 1 होना चाहिए। तो 0.625:1 आ जाएगा। डन यहाँ पर। परसेंटेज में आता है प्रोप्राइटरी, बट आप ये याद रखो, डिवाइड करना बस, ऐसा लिख करके नहीं आना कि 5:8 आ गया, नीचे 1 होना चाहिए, ठीक। चलो
हाँ जरा नहीं आता। अब जरा जल्दी से एक बार पहले लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। 3 तरह की रेशियोज है, कौन कौन सी? एक मिनट, कुछ समझ नहीं आ रहा, पहला बताओ। डेट टू इक्विटी, दूसरा टोटल असेट टू डेट, और तीसरा इन दोनों को डिवाइड करके डिनोमिनेटर में रख के, मतलब 1 अपॉन में करके इन दोनों को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसा करने के बाद आ जाएगा फॉर्मूला इक्विटी अपॉन में टोटल असेट। वो क्या बता देगा? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। यानी ओनर का कितना पैसा पड़ा है टोटल असेट में, उस रेशियो को बोला जाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। समझ आ गई बात? अब बताता हूं आइडल रेशियो क्या होती है। सुनो, किसी की भी कोई आइडल रेशियो नहीं है, बस इसकी एक्सेप्टेबल रेशियो है। इसकी एक्सेप्टेबल रेशियो कितनी? 2:1। बस ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है 2:1। अब तो कहा जाता है डेट इक्विटी रेशियो 0:1 होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए डेट, ठीक है ना, होना ही नहीं चाहिए। उधार कम होना चाहिए, तभी तो कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि उधार बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उधार लिया जा सकता है, बट उतने उधार लो जिसकी पेमेंट आप आराम से कर पाओ, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, यहां तक समझ आ गई बात। तो आइडल रेशियो नहीं है इसकी, एक्सेप्टेबल रेशियो। कहां तक एक्सेप्टेबल है? 2:1 तक। आगे बढ़े अब जरा इनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले सुनना ध्यान से, सबसे पहले डेट टू इक्विटी में डेट की बात करते हैं। डेट का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? यहां पर लॉन्ग टर्म है, यानी डेट का मतलब हो गया सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा बताओ, करंट लाइबिलिटी में आपने शुरुआत कहां से की थी? शॉर्ट टर्म। और खत्म कहां किया था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे। सेम ऐसी यहां पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद क्या आ जाएंगी? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहां भी 4 चीजें हैं, और एक हमारे सिलेबस में नहीं है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं लिखूंगा यहां पर। खाली 3 बातें लिखेंगे। पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 4 बातें थी, एक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 3 ही पढ़नी है ना हमें। एक हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फालतू की जितनी बातें होंगी वो किस नाम से आ जाएंगी? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। समझ के बात? आसान है। डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और बीच में क्या बच गया? अदर वाले। इसके नाम लिख दो पहले। डिवेंचर होता है, उसके आगे रेट लगा होता है 10% डिवेंचर। कोई बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स होंगे। पब्लिक से उधार लोगे, पब्लिक डिपॉजिट्स होंगे। बैंक लोन होगा, कहीं पर कुछ गिरवी रख करके लोन लिया होगा, मॉर्टगेज लोन। ये सारे के सारे एग्जांपल है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के, सारे एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के। डन। यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन आता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का मतलब पता है क्या होता है? ग्रेटिट्यूड क्या होता है? थैंकफुल होना। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? थैंकफुल होना। तो जब एम्प्लॉय आपके यहां पर पूरी जिंदगी काम करके रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पर आप क्या करते हो? अपनी तरफ से कुछ पैसा देते हो। क्लियर है? और क्योंकि आपको पैसा बाद में देना है, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी ना। अमाउंट नहीं पता कितना देना पड़ेगा, बट तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो हम क्या बना के चल रहे हैं? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। एम्प्लॉयज जो रिटायर होंगे उनको उनके सम्मान में जो पैसे दिए जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। डन। ऐसी और भी नाम है। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। बताया था ना, सरकारी नौकरी में कुछ छुट्टियां होती है जिसके पैसे काटे नहीं जाते। अगर आप उस दिन भी काम करने चले जाते हो तो वो सारा पैसा इकट्ठा होता रहता है, और जब रिटायर होगे तो आपको पैसा दे दिया जाता है। समझ के बाद? मान लो आप कहीं काम कर रहे हो तो 3 छुट्टी अलाउड है, संडेज के अलावा, या जो भी छुट्टी देते हैं वो उनके अलावा
और 3 छुट्टी अलाउड है। आप घर से परेशान हो तो आप काम करने चले जाते हो, ठीक है ना, तो 3 दिन की छुट्टी अब आपकी बच गई ना, उसका पैसा आपको बाद में मिलेगा। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़े। अदर में बता दो क्या होगा। जल्दी बताओ, अदर में क्या होगा? कोई भी एग्जाम्पल चलेगा, अदर बता दो क्या होगा। फर्स्ट चैप्टर की तैयारी हो रही है हमारी। अदर में क्या आएगा? ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म वाला, जिसका पैसा हमें 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद देना होगा, वो लॉन्ग टर्म वाला यहाँ पर आ जाएगा, ट्रेड पेबल। डन? हाँ जी, समझ गए पूरी कहानी डेट वाली? डेट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन से शुरू होगा, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग से शुरू होगा, खत्म कहां पर होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, और बाकी जितना बच जाएगा फालतू वाला वो अदर में डाल देना, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डाल देना। डन? यहाँ पर डेट हो गया तैयार। डेट जब भी वर्ड आए, डेट का मतलब होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। यहां तक होगी तैयारी। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में, क्योंकि डेट इक्विटी में अगला पॉइंट क्या आता है? इक्विटी को लेकर के। बताओ जरा, इक्विटी का मतलब क्या हुआ? ओनर हो गए, यानी आपका पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा। तो 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है, तो इक्विटी वाले भी आएंगे, साथ में प्रेफरेंस वाले भी आएंगे। कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया। कैपिटल के बाद अगला हेड क्या था शेयर होल्डर फंड में? कल ही किया था हमने। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के कुछ नाम आपको याद रखने, कौन कौन से? चैप्टर वाइज याद करो, जो आपने पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर वाइज याद करो, जो आपने पार्टनरशिप में यहाँ कंपनी में पढ़ा हुआ, उनके नाम याद करो। बताओ जरा। जनरल रिजर्व, और बोलो। कैपिटल रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शेयर को महंगा बेचने पर जो रिजर्व आता है वो क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक होता है कैपिटल रिजर्व, तो हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनता है जब आपको शेयर होल्डर से छुटकारा चाहिए होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर होल्डर से छुटकारा चाहिए तब बनता है, ठीक है ना। भगाना हो उनको, तो खत्म करना, मतलब ओनरशिप खत्म करनी हो या लायबिलिटी खत्म करनी हो। डन? यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आगे क्या, मतलब अभी इस लेवल पर नहीं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व था सिलेबस में, बट हटा दिया गया, वो चैप्टर काट दिया है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई। और एक नाम आपको जो याद रखना है वो है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। नाम याद रखना है, ESOP वाला। आपको सस्ता बेचना है ना, तो नुकसान तो आप ही को झेलना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को सस्ता बेचोगे तो थोड़ा असर तो आपकी जेब पर आएगा, तो उसी के लिए आप गुल्लक बना के चल रहे हो कि कल को जब देना पड़ेगा सस्ते में शेयर, तो नुकसान जो होगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा, उसकी भी गुल्लक बनती है। सर ये रिजर्व एंड सरप्लस का है? जितना बोला होगा उतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये रिजर्व सरप्लस है सारा। और एक और लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उसे कहते हैं सरप्लस। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से लेकर के ये सारा का सारा बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये सारा का सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। जिसमें ध्यान रखने वाली बात ये वाली है कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग नाम की भी गुल्लक बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो रिजर्व वर्ड आ ही रहा है, ठीक है ना, इन सबसे आप समझ जाना। डन? एक चीज और सुन लो, एक मिनट सुन लो। कहीं कहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन होता है, ठीक है ना। फर्क है थोड़ा सा। रिजर्व में पैसा हमारे पास ही होता है, जो गुल्लक हम बनाते हैं उस गुल्लक का पैसा हमारे पास ही होता है। जबकि फंड में जो पैसा होता है वो हमारे पास नहीं होता, हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते वो पैसा। ये कंपनी के पास रहेगा,
गुल्लक किसके पास रहेगी? हमारे पास रहेगी, रिजर्व हमारे पास रहेगा। और फंड कहां से ट्रांसफर हो जाएगा? मतलब फंड का मतलब क्या है कि हमने ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। डन। चलो आगे बढ़े अब। तो बताओ, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, और कौन सा नया नाम यहां पर आया था? डेट हो गया, इक्विटी हो गया, डेट इक्विटी कंप्लीट, यहां पर भी इक्विटी हो गया, डेट हो गया, क्या रह गया? सिर्फ टोटल असेट्स। यानी अगर एक टर्म और पता कर ले टोटल असेट, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। और मैंने अभी समझाया आपको, टोटल असेट का मतलब होता है असेट साइड का टोटल, जिसमें दो चीजें आती होंगी। कौन कौन सी? टोटल असेट्स इक्वल टू नॉन करंट असेट्स, और साथ में क्या आएगा? करंट असेट की लिस्ट तो आपने याद कर ली, अब जरा नॉन करंट की लिस्ट भी याद कर लो। सबसे पहले लिखो फिक्स्ड असेट्स, इसके 4 पार्ट्स, एक लाइन छोड़ देना। पहले लिखो फिक्स्ड असेट, आगे बढ़े। अब उसमें क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट थी। शुरू कहां से हुआ था? करंट इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था। यहां पर क्या आ जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसी का उल्टा। क्लियर है यहां पर? वहां पर उसके बाद इन्वेंट्री थी, यहां इन्वेंट्री नहीं आएगी। वहां पर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल था, यहां नहीं आएगा। वहां पर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, यहां नहीं आएगा। उसके बाद क्या था? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो इसी में आ जाएगा। अच्छा, वो आएगा, वो अदर में आएगा। और लास्ट में जो बच जाएगा, जैसे अदर करंट असेट्स थे, वैसे हमारे पास अदर नॉन करंट असेट्स है। क्लियर है यहां पर? इसमें एक बच जाता है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी छोड़ दिया था ना डेट में, वैसे यहाँ पर डेफर्ड टैक्स असेट आता है, उसको भी छोड़ देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बस नाम बताना चाहिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है डेट में, और नॉन करंट में क्या आ जाता है? डेफर्ड टैक्स असेट आ जाता है। बाकी लिस्ट हमारी पूरी है, उसी को कॉपी करके बना लिया हमने। इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होती है ना, नॉन करंट का मतलब भी लॉन्ग टर्म होता है ना यहाँ पर। तो उसी को देख देख के हमने ये बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मेन में नाम याद रखो, पहला फिक्स्ड असेट है, उसी में इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें लोन्स एंड एडवांसेस थे, यहाँ भी लोन्स एंड एडवांसेस है, और साथ में अदर भी है यहाँ पर। बस एक चीज और, फिक्स्ड में क्या क्या आता है? जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, उसका नाम टेंजिबल। जिसको नहीं देख सकते पर फिर भी एग्जिस्ट करेगा, इनटेंजिबल गुडविल टाइप। ये हो गए 2। हाँ, AS 26 है। टेंजिबल इनटेंजिबल, बात समझ आई? अब कुछ टेंजिबल अभी आधे अधूरे बने होंगे, जैसे बिल्डिंग 4 फ्लोर की बनवानी, अभी एक ही फ्लोर तैयार हुआ, तो उसे कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP। क्लियर है? और कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी एसेट्स होंगे इनटेंजिबल, जिसपे काम अभी आधा अधूरा हुआ है। मान लो आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें आपने सारी इंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं लिखी है, अभी पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना, थोड़ा बहुत ही भी बन पाया, सॉरी थोड़ा बहुत ही भी पेंडिंग है, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। आपने कोई किताब लिखना शुरू किया? किताब बस पूरी होने वाली है, पब्लिशर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, बस अभी किताब शुरू हो चुकी, मतलब लिखना शुरू कर चुके हो। तो जितना जितना पैसा आपने इसमें डाला होगा, अपने रिसर्च में, अपनी सब चीजों को बनाने में, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिख देना। तो उसे क्या बोला जाएगा? इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। वो कॉपीराइट मिलेगा ना हमें, वो इनटेंजिबल होता है ना, जो किताब आप लिख लोगे उसमें कॉपीराइट होगा ना, वही किताब थोड़ी बेचोगे जो लिख दोगे। तो एक ही बिक पाएगी, फिर वो आगे पब्लिश होगी, उसका कॉपीराइट आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? चलो, अब हो गई लिस्ट तैयार हमारी। एक बार जरा इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पर आएंगे। ठीक है, अच्छा चलो, पहले मुझे बता दो 3 नाम बताओ जो सॉल्वेंसी में आते हैं, 3 नाम जो सॉल्वेंसी में आते हैं। पहला डेट टू इक्विटी, टोटल असेट टू डेट,
और लास्ट वाला ओनर वाला यानी प्रोप्राइटर वाला प्रोप्राइटरी। क्लियर यहाँ पर? पहला डेट टू इक्विटी, नाम से पता लग रहा है इक्विटी को डेट से डिवाइड करना है। हाँ कर दी, नाम बता रहे डेट टू इक्विटी है तो डेट को इक्विटी से डिवाइड करना है। यहाँ पर दूसरा टोटल असेट अपॉन में डेट, दूसरा हो गया। और तीसरा इक्विटी ओनर का पैसा ना, इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। यहाँ पर डेट का फॉर्मूला बताओ क्या था? शुरू कहां से होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग से, और एंड कहां पर होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग से शुरू होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे खत्म होगा। और आलतू फालतू वाले कहां आ जाएंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। दो चार एग्जांपल बताओ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के दो चार एग्जांपल बताओ। बैंक से लोन लेना, कुछ गिरवी रख करके लोन लेना, पब्लिक के पास जाकर के पब्लिक डिपॉजिट करना, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे उधार लेने के तरीके होंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर क्या क्या लॉन्ग टर्म में काउंट होगा? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, ये सारे क्या होंगे? लॉन्ग टर्म में काउंट होंगे। अदर में क्या आएगा? ट्रेड पेबल, जिनका पैसा 12 महीने के बाद देना होगा, वो सारे कहां जाएंगे? अदर में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब डेट पूरा हो गया हमारा। डेट के बाद इक्विटी की बारी आती है। इक्विटी में क्या आता है? कैपिटल आएगा और उन्हीं के लिए जो पैसा आपने रोक के रखा है वो आएगा। आप मालिक हो ना, तो मालिक ने जो पैसा दिया वो, और मालिक का जो प्रॉफिट है वो आएगा। एक बात बताओ, खाली ओनर की लिस्ट में इक्विटी वाले आते हैं कि प्रेफरेंस वाले भी आएंगे? नाम इक्विटी है, नाम भले इक्विटी है बट ओनर दोनों होंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है और प्रेफरेंस भी लेना है। इक्विटी से कंफ्यूज मत होना, इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा। और गुल्लक के नाम बताओ कौन कौन से होंगे जो आपने पढ़े हुए? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, और कुछ अनोखे नाम बताओ। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये किसके लिए होता है? ESOP के लिए, एम्प्लॉयज को शेयर देने होते हैं उसके लिए बनाते हैं गुल्लक। और एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जहां भी रिजर्व लिखा होगा वो सब आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व होगा क्या? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होगा? लाइबिलिटी होगी। ये ओनर का नहीं है, एम्प्लॉयज का है, लाइबिलिटी हमारे लिए, ये रिजर्व नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बताओ, बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ रहा है तो फंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमने इस पैसे को अपने पास नहीं रखा हुआ, हमने इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर दिया। रिजर्व गुल्लक होती है जो हमारे पास बनती है, और फंड बाहर इन्वेस्टेड होता है। ठीक है ना? चलो आगे, यहां तक समझ आ गई बात। टोटल असेट में क्या क्या आएगा? नॉन करंट भी आएंगे और करंट भी आएंगे। शाबाश, नॉन करंट भी आएंगे। और तो करंट वाले तो लिस्ट तैयार कर ली, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैश लेकर के भाग गया, वो सब तो याद कर लिया। अब उन्हीं से आपने इसके लिस्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड असेट आ जाएंगे। अब उधर देखो और इधर कंपेयर करते जाओ। उधर इन्वेस्टमेंट आती है करंट वाली, तो इधर कौन सी आएगी? नॉन करंट आएगी। उधर अगर शॉर्ट टर्म आते लोन्स एंड एडवांसेस, तो इधर कौन से आएंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उधर अगर अदर करंट एसेट्स आते तो इधर क्या आएंगे? अदर नॉन करंट एसेट्स। बात समझ आ गई? हमारा सॉल्वेंसी वाला पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस करके देखने हैं इसके। हमने बैलेंस शीट पूरी हो गई हमारी। ठीक है ना? बात यहां तक समझ आई? पक्का? या कोई दिक्कत इसको लेकर के? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसको लेकर के? चल, और फाइनली ये कंप्लीट हो गया। अब सुनो, अब इसके बाद क्या करना है हमने? पहले मैं मिक्स वाला करवा दूं। आपको जाना है? चलो ठीक है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है ना? ब्रेक लेने के बाद हम क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं, फिर मैं मिक्स्ड वाला ही पहले करा दूंगा। तो आसान आसान वाला सारा पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे से जो जो अजीब अजीब क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब करके देखेंगे, और देखेंगे कि टॉपिक हमारा हुआ कि नहीं हुआ। बट पहले मुझे बताओ, ये बातें जितनी हमने की वो सारी समझ आ गई है? ठीक है, ये पीडीएफ आपको भेज देता हूं मैं। अगर कुछ रिवाइज करना हो तो अभी शुरू कर दो, घूमते घूमते रिवाइज कर लो। ब्रेक का मतलब ये है, अभी आज ब्रेक का मतलब ये है, घूमते घूमते रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो चलो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है।
मैं लिंक जब भेज दूंगा तो मतलब शुरू कर रहा हूँ मैं।